हेलो बच्चों, मैं शिखा फ्रॉम शिखा ट्यूटोरियल। आज हम रियल नंबर का एक वन शॉट वीडियो लेंगे जिसमें हम रिवीजन करेंगे। इस वीडियो में सब कुछ कवर है, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिए हैं और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो देन आपका रियल नंबर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। सबसे पहले आता है बच्चों कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आती है, बट उससे पहले मैं आपको बताऊंगी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है आप जानते हो? आई होप जानते होगे, नहीं भी जानते होगे तो सीख लो। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो कि इटसेल्फ डिविजिबल होता है, यानी कि उसमें उसका फैक्टर एक तो 1 होता है या फिर वो नंबर इटसेल्फ होता है, वो खुद ही होता है। जैसे 3 है 3 के क्या है आपके फैक्टर, या तो 3 खुद होगा या फिर सॉरी या तो 1 होगा या 3 होगा। तो प्राइम नंबर ये होता है। ठीक है, अब आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर आपके जिसके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं, यानी कि इसके देखो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 2, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसी पर बेस्ड आपकी थ्योरम है, पहली थ्योरम है इस चैप्टर की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है थ्योरम? ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। कहने का नंबर है कोई भी कंपोजिट नंबर है, यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर जो जिसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, और इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक रहेगा। ये नहीं है कि उसका ऑर्डर चेंज हो जाने से उसका फैक्टराइजेशन बदल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ लिया हुआ है कंपोजिट नंबर, मैंने लिया है 22। 22 लिया है मैंने। अब ये 22 लिया है तो 22 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है, तो यानी कि एक तो देखो ये क्या है, इसके फैक्टर कितने आ रहे हैं? 3, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, मोर देन 2 है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। पहले तो कंपोजिट नंबर क्लियर हुआ। देन अगर आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, इसको आप ऐसे लिख दो 11 11 इंटू 2 इंटू 1, क्या ये फ़र्क पड़ेगा? ये तब भी क्या रहेगा? 22 रहेगा। यानी कि इसका ऑर्डर कैसा है? यूनिक है। मतलब कहने का मतलब है इसका फैक्टराइजेशन यूनिक है। आपको इसके ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑर्डर चेंज होने से ये चेंज नहीं होता, यानी कि बोथ आर सेम है। जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, इसको आप यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हो। The prime factorization of a natural number is unique except to the order of its factor। यानी कि अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप देखोगे कि उसका फैक्टराइजेशन यूनिक है, उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, अगर हमें सबसे पहले देखो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, सबसे पहले उस गिवन नंबर के जितने भी प्राइम फैक्टर हैं वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसका हम पहले कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे और कॉमन जो भी नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे एचसीएफ के केस में। ठीक है, और एलसीएम के केस में क्या लेंगे, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसकी ग्रेटेस्ट पावर लेंगे, उसकी ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, यानी कि अब मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन कि 6 और 20 ये दो नंबर है, हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड से। तो मैं ये करके दिखा रही हूँ आपको। 6 और 20, इसका हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 3। 20 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखूँ, पावर में लिखूँ, तो ये तो ऐसे ही रहेगा और ये रहेगा 2 स्क्वायर इंटू 5। तो एचसीएफ में क्या कहा था? एचसीएफ में कहा था कि जो भी कॉमन फैक्टर है, तो आप देख रहे हो कॉमन यहाँ पर क्या है? 2, उसकी स्मॉलेस्ट पावर लेंगे, यानी कि 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ क्या है? 2, 2 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो गया? 2। और अगर मैं यहाँ एलसीएम निकालने की बात करूँगी तो एलसीएम में जितने भी फैक्टर इन्वॉल्व हुए हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो
अब इसमें हाईएस्ट पावर लूँगी तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5। तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। तो यानी कि एलसीएम क्या आ गया 60, एचसीएफ क्या आ गया 2। तो आप एक चीज़ भी नोटिस कर रहे होगे कि जो 6 और 20 का एचसीएफ 2 आया है, 6 और 20 का एलसीएम 60 आया, यानी कि एचसीएफ एक छोटा नंबर आता है, एलसीएम जो होता है वो एक बड़ा नंबर आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं तो यह रिलेशन होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि आपको अगर कोई दो नंबर दिए हैं उसमें से अगर आपको एक एचसीएफ दिया है तो आपको एलसीएम निकालने के लिए कह सकते हैं, और अगर आपको एलसीएम दिया है और दो नंबर दे रखे हैं तो आप उसका एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। क्या कह रहा है कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 9 एंड 360। दो नंबर दे रखे हैं, आपको यहाँ पे नंबर नहीं दिए हैं, यहाँ पर क्या है रेस्पेक्टिवली, यानी कि पहला वाला एचसीएफ है यानी कि 9 एचसीएफ दिया है, एलसीएम 360। वैसे भी हम जानते हैं छोटा आपका एचसीएफ होता है, बड़ा आपका एलसीएम होता है। कह रहा है इफ़ वन नंबर इज़ 45, यानी कि इन दो नंबर में से कोई भी एक नंबर 45 है तो मुझे दूसरा नंबर निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और हमें एचसीएफ कितना दिया है, यहाँ हमें 9 दिया है, एलसीएम हमें दिया है क्वेश्चन में 360, और वन नंबर हमें यहाँ पर क्या दिया है, वन नंबर हमें यहाँ पर दिया गया है 45। हमें अदर नंबर निकालना है, हम इसमें पुट कर देंगे 9 इंटू 360 इक्वल टू 45 इंटू बी। 45 को नीचे ले आएंगे, 9 5 जा 45, इसे कट करेंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, यानी कि जो दूसरा नंबर आएगा वो आपका 72 आ गया। सेकेंड नंबर इज 72। ये एक तरीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या कह रहा है, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 7 एंड 14 मिनट्स। 3 बेल लगी हुई हैं, जो कि पहली बेल जो है वो 4 मिनट के बाद बजेगी, मतलब 4 मिनट पे बजती है, दूसरी बेल 7 मिनट पे बजती है, एंड तीसरी बेल 14 मिनट पे बजती है। कह रहे ऑल 3 बेल रैंक एट 6 AM। तीनों बेल एक साथ 6 बजे बजी। व्हेन द 3 बेल विल बी रिंग टुगेदर नेक्स्ट। अब तीनों बेल अगली बार कब एक साथ बजेंगी। देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पहली बेल आप देखोगे, फर्स्ट बेल जो है वो बजी है 4 मिनट पे, सेकेंड बेल जो बजी है वो 7 मिनट पे, थर्ड बेल जो बजी है वो 14 मिनट पे बजी है। तो आप देखोगे जब पहली बेल 4 मिनट पे बजी है, दूसरी 7 मिनट पे और तीसरी 14 मिनट पे, तो जब ये तीनों बेल एक साथ बजेंगी तो 4 मिनट पे तो या 4 मिनट या 4 से कम तो नहीं बजेंगी, इससे ज़्यादा ही बजेंगी। तो जब ज़्यादा निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है, तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम। अगर आप देखोगे भी तो ये 4 मिनट के बाद है ये 8 पे बजेगी, फिर 8 से 12 पे बजेगी, फिर 16 पे बजेगी, 20 पर बजेगी, इस तरीके से बजेगी। ये 7 पर बजी है, ये 14 पर बजेगी, ये 21 पर बजेगी, 28 पर बजेगी, ऐसे ही ये 14 है तो ये 28 पर बजेगी, ये 52 पर बजेगी। यानी कि कहने का मतलब है ये नंबर सारे बड़े आएंगे जब अपने आप रिंग करेंगे। तो जब हमें इन सब का इकट्ठा निकालेंगे तो बड़ा ही नंबर आएगा, और बड़े नंबर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन क्वेश्चंस में आपको एलसीएम निकालना है। द 3 बेल्स अगेन रिंग टुगेदर ऑन डेट टाइम
विच इज़ द एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइम ऑफ ईच वेल, यानी कि अगर हम इन सब का एलसीएम निकाल लें तो हमारा निकल के आ जाएगा कि ये एक साथ कब बजेंगे। तो जैसे हम 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 के फैक्टर लिख लेंगे 2 इंटू 2 या फिर 2 का स्क्वायर। 7 के फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 7। 14 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 7। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, जितने भी, उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 यहाँ पर प्राइम फैक्टर है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 का स्क्वायर। 7 यहाँ पर प्राइम फैक्टर है, 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 7। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 7 यानी कि 28। यानी कि जो इसका एलसीएम आया वो 28 आया। तीनों बैलों ने 6 बजे रिंग किया था। अब इकट्ठा कब करेंगे 28 मिनट के बाद। तो यानी कि दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 6:28 AM। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 alarm clock ring their alarm at regular interval of 20 minute, 25 minute and 30 minute respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep again for the first time? यानी कि ये कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक हैं जो कि 20 मिनट के बाद, पहली वाली मतलब ऐसे समझ लेंगे, फर्स्ट वाली है 20 मिनट के बाद, फिर दूसरी 25 मिनट के बाद, फिर तीसरी 30 मिनट के बाद बजती है। अगर एक साथ 12 बजे स्टार्ट हुई हैं ये बजना, तो अगेन ये फिर कब एक साथ बजेंगी। तो सेम, क्योंकि जब एक क्लॉक 20 मिनट पे बज रही है तो तीनों का मिला के 20 से कम तो नहीं होगा, 20 से ज़्यादा ही होगा। तो हम ज़्यादा के लिए एलसीएम निकालते हैं, तो हम इन सब का क्या निकालेंगे एलसीएम निकाल लेंगे, और जो भी मिनट आएगा इस 12 नून में उसको ऐड करके फाइनल आंसर लिख देंगे। तो ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन, आप खुद से होमवर्क करोगे इसका। अब आता है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 1563628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 and 3 रेस्पेक्टिवली इज दिस। ये ऑप्शन दिए गए। एक कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, जब हम इसे डिवाइड करते हैं 1251 से, 9377 से और 15628 से, तो उसमें ये 1, 2, 3 रिमाइंडर बचता है। तो ये इन क्वेश्चनों में जनरली ये कह दिया जाता है कि ऐसे क्वेश्चन में जब रिमाइंडर बचता है तो हम उसे माइनस कर देते हैं। यानी कि 1251 को 1 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे। लेकिन मैं आपको इसको बताती हूँ कि हम माइनस क्यों करते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। जब कह रहा है कि एक कोई ग्रेटेस्ट नंबर है, जब वो 1251 से हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो लीव करता है रिमाइंडर 1। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे ना, जैसे हमने x को डिवाइड किया 1251 से, तो ये कुछ क्वोशिएंट आया और वो रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है 1। तो अब हम इसमें लगा दें, ये हो गया हमारा डिविडेंड। तो 1251 इक्वल टू डिवाइजर x डिवाइजर p क्वोशिएंट 1 रिमाइंडर। तो जब आप इस नंबर को इधर ले जाओगे तो 1251 को माइनस करोगे तो ये px आ गया। यानी कि 1250 इक्वल टू px, यानी कि आपने इसलिए माइनस किया। सिमिलरली ये जो 9377 है, इसको भी आप इस x नंबर से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, लेकिन इस केस में हम कुछ p की जगह q ले लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ अलग आएगा। qx प्लस रिमाइंडर कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 9377 माइनस 2 इक्वल टू qx, यानी कि हो जाएगा 9375 इक्वल टू qx। अब तीसरा क्या है 15628। अब हमने इस ले लिया क्वेश्चन आर, x और रिमाइंडर कितना है 3, तो ये 15628 माइनस 3 इक्वल टू आर एक्स, यानी कि 15625 इक्वल टू आर एक्स। तो आप देख रहे हो कि जब हमने इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस करने पड़ रहे हैं हमें, इसीलिए हम माइनस करते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, हम इस नंबर में इसमें HCF निकालेंगे कि
एलसीएम। आप देख रहे हो वो ग्रेटेस्ट नंबर है, एक्स 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 तीनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर किस में देखते हैं हम? एचसीएफ में। एलसीएम में हम क्या देखते हैं? सारे फैक्टर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर एक्स कॉमन फैक्टर है, और कैसा कॉमन फैक्टर है? ग्रेटेस्ट है। ठीक है, ग्रेटेस्ट है ना नंबर वो, तो यहाँ पर यानी कि कॉमन फैक्टर वो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसीलिए इस केस में हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम 1250 जो हमारा माइनस करके जो नंबर आए हैं ना, 1250, 9375 और 15625 के हम फैक्टर निकालेंगे। इसके हम फैक्टर हमने निकाल के रखे हुए हैं। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 5 की पावर 4, इसका होगा 3 इंटू 5 की पावर 5, इसका होगा 5 की पावर 6। तो हम क्या लेते हैं एचसीएफ में? हम क्या लेते हैं? जो कॉमन फैक्टर होता है, 5 इसमें कॉमन है, और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, छोटी पावर लेते हैं। तो 5 की छोटी पावर क्या है? 4। तो यानी कि इसका जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया? 625। यानी कि 625 वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका, क्योंकि बच्चों को ना इसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम एचसीएफ निकालें, एलसीएम निकालें, यही समझ नहीं आता कि हम एग्जैक्टली करें क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। अब हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है जो कि दोनों से डिविजिबल हो जाए, 306 से भी डिविजिबल हो जाए और 657 से भी डिविजिबल हो जाए। इसके लिए ना, जैसे हमारे यहाँ पे दो नंबर है, 306 और 657। हमें यहाँ पर वो स्मॉलेस्ट नंबर लेना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले देखो, एक छोटा नंबर लेके बताती हूँ, 10/2 और 10/5। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 2 और 5 एक ऐसे नंबर हैं जिसमें से मतलब ये 2 जो है वो इसको डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है, 5 भी कंप्लीटली डिविजिबल कर देता है। तो वो 10 क्या है? ऊपर आ रहा है, बड़ा नंबर है, इन 2 और 5 से बड़ा नंबर है। आप देख रहे हो, यानी कि 306 और 657 यहाँ पर जो आएगा वो क्या होगा? बिग नंबर होगा। बिग नंबर होगा तभी तो 306 इसको डिवाइड कर देगा, 657 इसको डिवाइड कर देगा। यहाँ पर 2 और 5 थे, इससे बड़ा नंबर लिया था तभी तो इसने डिवाइड कर दिया था कंप्लीटली। तो यानी कि यहाँ पर मुझे बड़ा नंबर निकालना है, और बड़ा नंबर हम किस में निकालते हैं? जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। यानी कि इस केस में हमें क्या निकालना होगा? बड़ा नंबर, यानी कि एलसीएम। ऐसे मत देख लेना स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है तो एचसीएफ निकाल दो, नहीं, समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली कह क्या रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, 306 के हमने फैक्टर लिखे, ये फैक्टर लिख लिया। आप फैक्टर निकालना आई होप सबको आता होगा। 657 के फैक्टर लिख लिए। एलसीएम क्या कहता है? जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उनकी बिग पावर। जैसे 2 की बड़ी पावर क्या है? 1, तो 2 खुद आ गया। 3 की बड़ी पावर यहाँ पर 2 ही है तो ये 2 आ गया। 17 की बड़ी पावर क्या है? 1। 73 इसकी बड़ी पावर क्या है? 1। इन सब का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 22338 वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल है। क्लियर हुआ होगा आई होप। स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, बच्चों को एचसीएफ एलसीएम निकालने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वर्ड प्रॉब्लम में यही समझ नहीं आता करें क्या। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। ये बताना है कि ये हमारा प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। इसको हमें चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट। प्राइम की भी डेफिनेशन हम अच्छे से जानते हो, कंपोजिट की भी रिकॉल कर लेते हैं। प्राइम क्या कहता है? प्राइम कहता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो।
कंपोजिट क्या कहता है? जिसके मोर देन 2 प्राइम फैक्टर हो, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखो, ये एक अलग है और ये एक अलग है। ये 4 है। क्या 4 इसमें कॉमन है? यस, ये 12 आ रहा है ना, 4 3 जा 12, 4 हम कॉमन ले लेंगे। 3 इंटू 4 3 जा 12 इंटू 101 प्लस 1। अब ये क्या हो गया? 9 इंटू 101 प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड कर लेंगे, फिर इसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 3640। अब इसके हम क्या कर लेंगे? फैक्टर कर लेंगे। देखो, अब देख लो आप लोग फैक्टर, अगर इसको फैक्टर समझ नहीं आते। 2 1 जा 6 और 2 1 जा 2, सॉरी, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 0, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब ये आपका जाएगा 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 30। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 5 7 एंड 13, यानी कि 2 की पावर 3 5 इंटू 7 इंटू 13। आप देख रहे हो ये क्या आ रहा है? इसके कितने फैक्टर आ रहे हैं? मोर देन 2। एंड मोर देन 2 प्राइम फैक्टर किसके होते हैं? कॉम्पोजिट के। हैंस ये आपका क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18 24 एंड 36। हमें 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इन्हें एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, एग्जैक्टली इन नंबरों को डिवाइड कर देता है, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली कर देता है। तो सबसे पहले देखो, 18 24 और 36 के लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन्हें एग्जैक्टली डिविजिबल कर देता है, यानी कि कुछ ऐसा होगा। यानी कि मुझे क्या चाहिए? यहाँ से बड़ा नंबर चाहिए। बड़ा नंबर चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले 18 के फैक्टर करेंगे। तो 2 9 जा 18, यानी कि 3 इंटू 3। अब आपका 24, 8 3 जा 24, 8 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 36 9 4 जा, तो 9 का 4 का 2 इंटू 2 और 9 का 3 इंटू 3। तो अगर हम इसके फैक्टर देखें तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? एलसीएम में हम क्या लेते हैं बच्चों? जो भी नंबर, जो भी प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर। यहाँ पर 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 क्यूब, और 3 की हाईएस्ट पावर है 3 स्क्वायर। तो आपका आ गया मल्टीप्लाई करके 2 क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, 72। इनका एलसीएम निकल आया 72। लेकिन हम जानते हैं ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? देखो, आप देख रहे हो ना, 72 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल है, 36 से भी डिविजिबल है। तो यानी कि इन सबसे एक बड़ा नंबर आ गया हमारा 72, इसीलिए हमने एलसीएम निकाला था। लेकिन ये कह रहा है हमें ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली तीनों से डिविजिबल हो जाए। तो इन तीनों के लिए मैं ले आई 72। अब मैं 6 डिजिट नंबर लिखूंगी एग्जैक्टली। 6 डिजिट बड़ा वाला आपका ये होता है 9 9, क्योंकि इससे बड़ा जाएगा तो वो 7 डिजिट बन जाएगा। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट ये होता है। अब मैं क्या करूँगी? इस 72 को डिवाइड करके देखूंगी इससे, क्योंकि देखो मैं अगर ये करूँ, ये डिविडेंट है, ये हमारा यहाँ पर क्या है? डिवाइज़र। और कोशेंट कुछ भी आपका, जैसे मान लो पी आ गया, अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो वो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, इसको इससे माइनस कर देंगे तो ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा।
तो इसका जब हम डिवाइड करेंगे ना तो हमारा क्वेश्चन बच्चों 13888 आएगा। ये डिवाइड मैंने यहाँ करके दिखाया हुआ है। डिवाइड करेंगे तो ये 13888 आ जाएगा। तो यानी कि आपने क्या देखा कि इस 999999 का जो इसका ये क्या है, डिवाइज़र है, और इसका जो क्वोशिएंट आया वो ये आया, और इसका जो रिमाइंडर आया ना बच्चों वो 63 आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, +63। अब ये इसको एग्जैक्टली कब डिविजिबल कर देगा, जब आप इसको इससे माइनस कर दोगे, इसीलिए रिमाइंडर को हमें माइनस करना पड़ा। तो ये आ गया। तो जब हम इसे इससे माइनस कर देंगे क्या आएगा, 6, 9 में 6 क्या, 39999, यानी कि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो ये होगा, और 72 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। मेरे को लगता है आपको क्लियर होगा। मैं एक बार और आपको अच्छे रिमाइंड कर देती हूँ। ये कह रहा है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है 6 डिजिट का जो एग्जैक्टली इन सबसे डिविजिबल हो। तो इन सबसे डिविजिबल होने के लिए मुझे बड़ा नंबर चाहिएगा, क्योंकि इन सब में आपस में डिवाइड कर जाए। तो इन सब का मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, 72 आ गया। मुझे पता चल गया इन सब का जो बड़ा नंबर है वो 72 है। अब मुझे वो 6 डिजिट नंबर निकालना है जो 72 को डिवाइड कर दे। तो हम जानते हैं लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ये होता है। 72 को हमने इससे डिवाइड किया। हम जानते हैं डिवाइज़र डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो क्वोशिएंट ये आया और रिमाइंडर आया 63। रिमाइंडर 63 आया, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। ये इसको एग्जैक्टली डिवाइड करने के लिए इससे माइनस तो होना चाहिए, तो मैंने इसको माइनस किया, ये नंबर आ गया। अब 72, क्योंकि आप देखो 1388 का 72 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। LHS इज इक्वल टू क्या आएगी, RHS आएगी। मल्टीप्लाई कर लो। ये इधर रह गया, 99 ये 9 आ गया, ठीक है ना। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया है। इफ HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये कह रहा है कि अगर मैंने 144 का HCF और 180 का HCF जो है वो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो m की वैल्यू निकालो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 144 और 180 का ना HCF निकालेंगे, क्योंकि वो HCF ही दे रहा है। HCF ऑफ 144 एंड 180, इसके लिए कैसे निकालेंगे, 144 के हम फैक्टर कर लेंगे और 180 के फैक्टर कर लेंगे। 144 12 इंटू 12 होता है, और 12 के लिए हम लिखेंगे 3 4 जा, तो 4 को हम लिख सकते हैं ऐसे, सेम यही रिपीट कर देंगे। देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू 12 144। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। अब 180 आप कैसे लिख सकते हो, 2 9 जा 18, तो देखो 2 9 का हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और क्योंकि एक 0 बच रहा है 2 5 जा 10। अब देख लो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 18 इंटू 5 2 जा 10, यानी 180। इसका कैसे लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब HCF क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है, इनमें से कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है, उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर 3 का स्क्वायर ही है, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36। अब ये 36 इसका क्या आ गया है, HCF। अब ये क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इस HCF को ना आप इस फॉर्म में लिख दो, HCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्म में लिख दो, फिर m की वैल्यू निकालो। यानी मैंने 36 को 36 इज इक्वल टू 13m माइनस 16 इस फॉर्म में लिखना है, फिर m की वैल्यू निकालनी, बहुत ईजी हो गया।
इसको इधर ले आएंगे, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या होगा, 52/3, 3 वन जा 3, सॉरी ये 13 है, ये 13 4 जा। तो आप देखा m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन नंबर 6 की पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0, गिव रीजन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी एक नंबर है 6 की पावर n है और n यहाँ पर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि कुछ इस फॉर्मेट में है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, इस तरीके से है। तो ये कह रहा है कि क्या ये कभी भी ज़ीरो से एंड होगा, मतलब अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या कभी भी वो ज़ीरो से एंड होगा। तो सबसे पहले ये जानो, कोई भी नंबर ज़ीरो से एंड हो रहा है या 5 से एंड हो रहा है तो यानी कि वो क्या है, उसके अंदर वो 5 से डिविजिबल होगा। इट शुड बी डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। और 5 से डिविजिबल होने के लिए ये जो है ना, इसके फैक्टर में क्या आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। तो बस हमने यही लिखा है, इफ़ 6 की पावर एंड विद 0 और 5 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। तो वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से। इट वुड कंटेन प्राइम फैक्टर 5, यानी कि उसके अंदर 5 ज़रूर होगा। लेकिन जैसे ही हम 5 का क्या कर 6 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो 6 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये आ रहा है, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, यानी कि 6 के अंदर कहीं पर भी 5 नहीं आ रहा है। और हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हर कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है। ऐसा नहीं है कि 6 का अभी 2 इंटू 3 है तो कहीं किसी और जगह जाके 5 इंटू 2 हो जाएगा। नहीं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक्स होता है एक्सेप्ट द ऑर्डर, ऑर्डर को छोड़ के। ऑर्डर 3 इंटू 2 हो सकता है, 2 इंटू 3 हो सकता है, बट उसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बदलेगा। इसका मतलब 6 की पावर n कभी भी 0 या 5 से एंड नहीं होगा। तो ये जो बच्चों है ना, एक तरीके से ये पहला पार्ट था इस चैप्टर का, जिसके अंदर पार्ट 1 में मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा दिए। और पार्ट 2 इरेशनल वाला पार्ट पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको प्रूव करना होता है कि ये इरेशनल है कि ये रैशनल है। इरेशनल समझने से पहले हम रैशनल समझते हैं। वैसे रैशनल सबको आता होगा, बट मैं रिकॉल करा रही हूँ। रैशनल नंबर अगर कोई चीज़ है तो इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन कह सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर वो रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। अब किसी किसी जगह क्या होता है, पी और क्यू इंटीजर की जगह क्या लिखे होते हैं, कोप्राइम। तो डिफरेंस क्या है समझो, अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम जानते हैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखेंगे क्यू नॉट इक्वल टू 0। मैंने लिखा 6/12 और मैंने लिखा 1/2, बोथ आर सेम क्योंकि इससे डिवाइड होके 1/2 आ गया। बट इस केस में जो ये p है और ये q है, हम कहेंगे कि ये इंटीजर्स हैं, और इस केस में लिखेंगे p और q क्या है, को प्राइम है। क्यों कहेंगे ऐसा, बिकॉज यहाँ पर ये जो को प्राइम होता है ना, को प्राइम का मतलब होता है इनके बीच का जो HCF है वो 1 है। HCF का मतलब है कि इन दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और इसमें इंटीजर का मतलब है कि इसमें कोई भी हो सकता है। अब जैसे मैं 6 और 12 का HCF निकालूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 4, 3 जा 12 होता है तो 3 ये। तो अगर मैं इसका HCF निकालूंगी तो इसका HCF 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ गया। और अभी मैंने क्या किया, इस 6/12 को 6 से डिवाइड किया तो मेरा 1/2 आ गया। अगर अब मैं 1 और 2 का HCF निकालूं तो 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, तो इसका HCF क्या आ रहा है 1। इस केस में इसको को प्राइम कहते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्योंकि इसका बड़ा रोल है आगे चल के। अब रैशनल तो क्लियर हुआ, अब इरेशनल नंबर, इसका अपोजिट कर देंगे रैशनल का, कि कोई भी नंबर ऐसा है वो इरेशनल है। कब है, जब आप उसे पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पी और क्यू क्या है, इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है √2 इज एन इरेशनल नंबर, √3 इज एन
√3 इज एन इरेशनल नंबर, √15 इज एन इरेशनल नंबर, पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब एक थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पी कोई एक प्राइम नंबर है, पी प्राइम नंबर है और पी अगर डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि पी नीचे आएगा, पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है यानी कि पी क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। कहीं पर अगर ये आ जाता है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी विल ऑल्सो डिवाइड ए, पी ए को भी डिवाइड करेगा, पी ए स्क्वायर को कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये थ्योरम कहती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताती हुई जा रही हूँ। और हम कहाँ बढ़ रहे हैं, जब जहाँ पर हमें √2 को इरेशनल प्रूफ करने वाले कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी में है, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कहने का मतलब है अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनका अगर हम ऐड करें या हम उससे सब्ट्रैक्ट करें तो वो इरेशनल ही रहता है। और अगर हम प्रोडक्ट निकालें यानी कि मल्टीप्लाई करें एक रैशनल और इरेशनल को तो इरेशनल आता है, और रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करें तो भी इरेशनल आता है। अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब हम यहाँ पर आ गए कि √2 को इरेशनल प्रूव करना है। इसके लिए हमने सबसे पहले रैशनल की डेफिनेशन सीखी, इरेशनल की डेफिनेशन सीखी, फिर हमने थ्योरम सीखी कि अगर कोई एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर जब किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इंटीजर को भी डिवाइड करता है। कहने का मतलब है अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड a। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो इसमें लगेगी, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पर ना ये कह रहा है कि √2 को हमें इरेशनल करना है, तो इसमें हम इसका कॉन्ट्राडिक्ट लेकर चलेंगे। वी एज्यूम टू कॉन्ट्ररी, क्या मान के चलेंगे कि √2 यहाँ पर क्या है, √2 इज रैशनल नंबर, √2 रैशनल नंबर है, तो आप रैशनल नंबर है तो आप क्या लिख सकते हो, सो दैट √2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p एंड q आर को प्राइम भी लिख सकते हो, इंटीजर्स भी लिख सकते हो। अगर पहले इंटीजर लिखोगे तो फिर आपको को प्राइम भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो हमें को प्राइम ही लेना है, इसलिए को प्राइम का मतलब है जिनका HCF क्या है, 1 है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इधर ले गए, √2q इक्वल टू p, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैंने अभी यहाँ पर एक चीज़ बताई थी आपको, a स्क्वायर बाई p, इसका मतलब है p क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर। देखो वही कंडीशन यहाँ से आ गई, इस 2 को अगर मैं नीचे ले जाऊँ p स्क्वायर के, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि 2p स्क्वायर यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपका 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ p स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू q स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, p स्क्वायर। हमने p और q को यहाँ को प्राइम क्यों लिए थे, तभी तो यहाँ पर को प्राइम लेने की वजह से ही तो ये प्राइम बने हैं। ठीक है ना, तो 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 एक इंटीजर है और p यहाँ पर आपका कोई प्राइम है, तो 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, देन बाई थ्योरम 2 डिवाइड्स p, तो 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। जब 2 p को डिवाइड करेगा तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं p/2, और p/2 जब हम किसी भी नंबर को ऐसे डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आता है कि नहीं आता, तो उस क्वोशिएंट को मैंने माना c, तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, p इक्वल टू 2c लिख सकते हैं ना, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट से, रिमाइंडर मान लिया 0 आ गया तो 2 इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है, c भी आपका कोई एक इंटीजर है, वेयर c इज एन इंटीजर। अब यहाँ से अगर आप चाहो तो p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई, 2c। ठीक है, अब ये जो थी ना, इस इक्वेशन 1 डालो,
इस p की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तो 2q² बराबर 2c का स्क्वायर, यानी कि 2q² बराबर 4c²। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो q² बराबर 2c²। ठीक है, अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कह दूँ कि q²/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, c², इसका मतलब 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है q² को, तो देन बाय थ्योरम 2 जो है वो डिवाइड करेगा q को। आपने क्या देखा कि 2 जो है वो q को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपने देखा अभी हमने माना था कि p और q के तो सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन यहाँ से क्या दिख गया, p और q के कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 2 आ गए। यानी कि जो हमने माना था कि p और q जो है वो को प्राइम है, वो गलत हो गया। यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ये फैक्ट कि √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल नहीं है, √2 रैशनल है। यानी कि लिखेंगे therefore p and q have 2 as common factor other than 1. This contradict the fact that p and q are co-prime. So we conclude that √2 is irrational. हमने p और q को कोप्राइम मानकर ही तो √2 को रैशनल मान लिया था, तो जब वो p और q कोप्राइम है ही नहीं तो √2 भी रैशनल नहीं होगा, √2 भी इरेशनल होगा। अब आ रहा है प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। ये बिल्कुल सेम √2 जैसा ही है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अब इसको इरेशनल करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वही 5 माइनस √3, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी फैक्ट दैट 5 माइनस √3 इज रैशनल। जैसे ही रैशनल माना, रैशनल मानते ही हम क्या लिख सकते हैं, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू क्या है आपके को प्राइम है। ठीक है ना, पी और क्यू को प्राइम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 माइनस पी वाई क्यू इक्वल टू √3, या फिर एलसीएम ले लो क्यू, 5q माइनस पी इक्वल टू √3, ऐसे लिख सकते हो। अब क्योंकि यहाँ पर p और q को प्राइम है, तो यानी कि जब ये इंटीजर्स हैं तो उनका सब्ट्रैक्शन, जब दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल नंबर आएगा, और डिनोमिनेटर में भी वो रेशनल नंबर है, यानी कि ये पूरी साइड यहाँ पर क्या बन गई, रेशनल नंबर बन गई। तो जब हमारा LHS रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस है कि हमारा RHS भी रेशनल नंबर होगा। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हम जानते हैं √3 क्या है, इरेशनल नंबर। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर, इट विल बी अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा। तो उसको लिखने का तरीका आप देख सकते हो यहाँ पर, कि यहाँ पर हमने क्या किया, 5 माइनस a/3 लिखा इक्वल टू √3, एलसीएम लिया, a और b हमारे यहाँ पर क्या है, इंटीजर्स हैं, तो ये वाली चीज़ हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड रैशनल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, जब ये दोनों बराबर है, बराबर कब होगी, जब ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, तभी तो इनके बीच में बराबर का साइन आएगा। तो √3 भी क्या है, रैशनल है। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, इसने क्या फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर दिया, √3 इज इरेशनल, मतलब √3 तो इरेशनल होता है, तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है कि ये रैशनल नंबर है, तो ये तो क्या है, इरेशनल। लेकिन आपको जब ये 3 मार्क्स मार्कर में पूछ लिया जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर √3 को ना इरेशनल भी प्रूफ करके दिखाना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, √2 को आपने इरेशनल प्रूफ करा था, सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आपको प्रूफ करना होगा। वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, बट उसकी प्रैक्टिस करना तो हो जाएगा, आप कर लोगे। तो इस तरीके से बच्चों फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन होता है डन। मैंने सारे
टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं, सारे क्वेश्चन जितने मैं इंक्लूड कर सकती थी, मतलब टाइप ऑफ द क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिया है। इस तरीके से आपके चैप्टर 1 का रिवीजन होता है डन। आई होप इट विल रियली रियली बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों।